नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। मित्रों, हम इस समय इको गार्डन में हैं। इको गार्डन एक धरना स्थल है। किसी समय में ये एक जेल हुआ करती थी। मायावती जी की सरकार आई, उन्होंने यहाँ से जेल को हटाया और इको गार्डन का निर्माण कराया। इको गार्डन को बनाया गया था कि लोग यहाँ आएंगे और टहलेंगे और इन पेड़ पौधों को थोड़ा देखेंगे और यहाँ से अच्छी हवा मिलेगी। उद्देश्य कुछ और रहा होगा, लेकिन आज जो दिख रहा है उसका उद्देश्य कुछ और हो गया है। ये जेल थी, उस समय कवर्ड थी, तमाम जालियां बनी होंगी अंदर जेल की, आप रूपरेखा जानते ही हैं। लेकिन आज जो बना दिया गया है, इसको एक ओपन जेल बना दिया गया है। इस तरीके के तमाम लोग धरना देते रहते हैं, आते रहते हैं और अपनी बातों को कहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन सरकार है कि अपनी जान छुड़ाने के लिए विधानसभा से लोगों को उठाती है और यहाँ पर लाके छोड़ देती है। अभी कल हमने दिखाया, विद्युत कर्मियों का धरना था, लाठीचार्ज तक हुई। आखिर लोगों के ऊपर इतनी बर्बरता क्यों की जा रही है? क्या सरकार में बैठे लोगों के पास परिवार नहीं है, बच्चे नहीं हैं? तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि दर्द होता है। और परिवार चलाने के लिए जाहिर सी बात है, कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। ये लोग बैठे हुए हैं, 9-9 हज़ार लोगों को एक साथ किसी कंपनी के द्वारा अगर निकाल दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ सकती है। हमेशा एक आंकड़ा जारी होता है कि इतने % बेरोजगारी दर भारत में है या उत्तर प्रदेश में है या तमाम राज्य हैं इस देश के, उसमें जारी होते रहते हैं। जो काम कर रहे हैं उनको निकाल के बेरोजगारी दर और बढ़ाने की कोशिश क्यों की जा रही है आखिर सरकार की तरफ से या कंपनियों की तरफ से? क्या ये लोग अगर कंपनी में होते, जीबीके एमआरआई कंपनी जो है उसमें अगर ये लोग काम कर रहे होते तो 9,000 परिवार जो है, 9,000 लोगों के पीछे 9,000 परिवार भी जुड़ा है कहीं ना कहीं, तो उन परिवारों के क्या खाने की व्यवस्था नहीं होती? इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अकेले कमाने वाले होंगे अपने परिवार के। अगर इन जैसे लोगों को निकाल दिया गया तो वो परिवार कहाँ जाएगा? दर बदर भटकता हुआ नजर आएगा। रोडों पे आ जाने की कंडीशन है इन लोगों की। आप सोचिए, इनको जरा देखिए कि किसी कंपनी में काम करने के बाद अगर इनको निकाला गया और आपको भी निकाला जाए तो फिर आप क्या करेंगे? आपको भी इनकी आवाज़ उठानी होगी और कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ बननी होगी। हम कहेंगे कि आप हमारे चैनल पे कमेंट करें और योगी जी तक ये मामला जरूर पहुंचाएं। तो आइए इनसे ही कुछ बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। क्या नाम है? शरद यादव। शरद यादव। यादव जी, थोड़ा बताएंगे कि मामला आखिर पूरा है क्या? सर, हमारा मामला 23 जुलाई से था। 23 जुलाई 2021 को 23 जुलाई 2021 को हम लोगों ने कहा कि मेरे 1000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। तो नई कंपनी को टेंडर मिला था, तो जीबीके एमआरआई ने भी ये नहीं घोषणा की कि मैं रखूंगा, और नई कंपनी आई, उसने भर्ती निकाली और भर्ती में ये साफ साफ लिखा था कि हमें रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये नहीं लिखा कि पुराने कर्मचारियों को हम समायोजित करेंगे। इस बीच पे धरना स्टार्ट हुआ। धरना हुआ, उसमें दूसरा था कि 8 घंटे की ड्यूटी और 4 घंटे का ओवर टाइम, तो वो भी नहीं मिला। कंपनी ने ये लिख के दिया है जी, 8 घंटे की ड्यूटी और 4 हाँ, घंटे श्रम विभाग में, मतलब 12 घंटे ड्यूटी ली जाएगी। जी जी जी। और 12 घंटे ही हम लोग 2012 से ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन पहला समझौता आंदोलन के माध्यम से 23 सितंबर 2019 में हुआ था, लेकिन उसको 2 साल होने वाले कभी भी लागू नहीं किया। फिर कंपनी ने एक अपना सहमति बनाई कि मैं अपने लेटर पैड पे लिखा जीबीके एमआरआई से कि हम आपको 13,700 देंगे और उसके बाद हम बढ़ा देंगे, थोड़ा हमें समय दे दो। नहीं तो 13,700 में क्या वो 4 घंटे नहीं, कुछ नहीं था। एक सहमति बनी तो वो भी देना बंद कर दिया। मतलब न श्रम विभाग वाला माना, ना इन्होंने माना, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे थी। तो इस बीच में आ गया कोरोना काल। 2 कोविड काल में हम लोगों ने बहुत मेहनत की, रात दिन हमने स्वयं
यहाँ इटावा में ड्यूटी करते थे। दिल्ली एनसीआर के सबसे नज़दीक जितने भी दिल्ली एनसीआर था, इतना कोविड था कि लोग कर्मचारी ड्यूटी करने उधर के नहीं जा रहे थे। स्वयं हम खुद गए, हमने गाजियाबाद में 1 महीना ड्यूटी की, मेरठ में 1 महीना ड्यूटी की। उसके बाद जब यहाँ अपनी सैलरी बढ़ोतरी की मांग की तो इन लोगों ने 23 सितंबर से ऐसे ही 10-15 लोग बैठे थे, ज़्यादा नहीं बैठे थे, सांकेतिक था, नहीं मना। 26 तारीख को हम लोगों ने गाड़ियाँ नहीं खड़ी की, लेकिन जो इनके सुपरवाइजर थे कंपनी के, उन्होंने गलत प्रचार कर दिया, गाड़ियाँ खड़ी, क्योंकि वेतन की चाह किसकी नहीं होती है, हर चाहते हैं कि हमारा 1500 तो बढ़े ही। जी जी, महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई के हिसाब से तो वेतन बढ़ना ही चाहिए। 10,000 में 200 रुपये किलो सरसों का तेल हो गया, 1,000 रुपये में आज हर व्यक्ति शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, माता पिताजी हैं, कोई कमाने वाले नहीं, हम ही लोग अपने घर के कमाने वाले। इन स्थितियों में 10,000 में क्या होता है? सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी के लिए आंदोलन चालू हुआ और पुराने कर्मचारियों को समायोजित होना चालू हुआ। इस पे कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सरकार से बोल दिया ये सरकारी चाह रहे, हम लोग जानते हैं कौन नहीं चाहता हम सरकारी हों, लेकिन सरकारी हमारी कोई मांग ही नहीं थी। किस लिए? आज के युग में सारी कंपनियां, फैक्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल, बड़े बड़े उपक्रम बेचे जा रहे हैं, तो हम ऐसे में सरकार की क्या चाह करेंगे? हमें सरकारी करें जी। लेकिन हम लोगों को 15 दिन आंदोलन चला। 15 दिन आंदोलन में शासन ने मतलब हर तरीके से हम लोगों को दबाया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जेल भेजा, सब कुछ किया। और आंदोलन को 15 दिन बाद आश्वासन पे श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, प्रमुख सचिव श्रम के सुरेश चंद्रा जी, बीके राय सर, अपर समय, इन लोगों ने धरना कहा कि आप लोगों की हम सैलरी बढ़ाएंगे और सबकी मांग पूरी की जाएंगे। उसके बावजूद भी आज 5 महीने हो गए ना सैलरी, और दिन पे दिन आज 10,000, उस समय 3,000। जैसा कि इन्होंने, आपने बताया कि मतलब इन्होंने कहा था कि सैलरी हम बढ़ाएंगे, तो क्या इसका कोई लिखित प्रमाण है आपके पास? हाँ, वीडियो है, बड़े मंच पे यहाँ पे बोला आप लोग जाइए, आपकी जो मांगे हैं उसमें बीके राय जी ने खुद बयान दिए हैं। बीके राय का कौन है? ये अपर आयुक्त शर्मा जी 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 जी। तो इन लोगों ने किया, नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग फिर धरने पे बैठे। भारतीय मजदूर संघ ने 15 बार कंपनी को नोटिस दिया गया, कंपनी ने नोटिस दिया, श्रम विभाग में वहाँ भी नहीं आ रही। आज मजबूरन में हम लोग फिर धरने पे बैठे हैं और 20 तारीख से ऑफिस के बाहर 2 दिन किया, शांति वो कहीं नहीं उत्पाद। कंपनी चाहती है ये लोग बवाल करें। कंपनी का अब कहना सीधा हो गया कि मैंने नहीं निकाला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा इनको निकाल दो, तो हमने निकाला। मतलब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा खुद कहा गया है कि इनको बेरोजगार बना दो? बिल्कुल। ये कहा किसने? क्या इसका कोई रिकॉर्ड है? हाँ, एक रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, जिसमें टीवीएस रेड्डी जी ने कहा, हमारे कर्मचारी ने फोन किया कि सर हमारी क्या गलती, क्यों निकाल रहे, हम 12 नहीं 24 घंटे ड्यूटी करें। कहा मैं नहीं जानता हूँ, मुख्यमंत्री जी के आदेश पे निकाला गया। एक तरफ सरकार कहती है कि रोजगार हम देंगे, 4 लाख 4.5 लाख रोजगार देने की बात करती है, दूसरी तरफ अपने ही कर्मचारियों को, जो कि मतलब एक टेंडर के माध्यम से, एक कंपनी के माध्यम से काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है। अब इसकी प्रामाणिकता कितनी है इस पे हम बहुत तह तक नहीं जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि कंपनी के लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है, उसका रिकॉर्ड है कि इसको मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद इन लोगों को निकाला गया। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो जवाब देना पड़ेगा, अगर मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा है तब भी कंपनी के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी का नाम लेके और उनको बदनाम किया जा रहा है? अगर ऐसी बातें हैं तो जाहिर सी बात है, बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊपर तक जानी चाहिए इस बात को कि मुख्यमंत्री का नाम लेके लोगों को बेरोजगार कर दिया जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी इन बातों को जान नहीं पा रहे हैं, या उनके अधिकारी इन बातों को उन तक पहुंचा नहीं रहे हैं कि आपका नाम लेके और आपको बदनाम किया जा रहा है? जीपी के बहुत छोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है। 9-9, 10-10 हज़ार वर्करों को निकालना, इसका मतलब कम से कम उसके पास 20,000 वर्कर होंगे, 25,000 वर्कर होंगे, तो 23,000 टोटल वर्कर हैं जिस कंपनी के पास, तो छोटी कंपनी नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी और नाम ले रही है अगर मुख्यमंत्री का, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से कुछ तो है। आइए और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुशील पांडे। पांडे जी, हमने पहले भी देखा है आपको, आप लोग काफ़ी मुखर होकर आंदोलन कर रहे हैं,
तो इस पे मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? जैसे भाई साहब ने बताया कि कंपनी कह रही है कि मुख्यमंत्री जी के कहने पे निकाला गया है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के नाम पर कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को गुमराह कर रही है तो ये क्या कंपनी। मुख्यमंत्री जी को ये बदनाम करने की भी साजिश है क्या? बिल्कुल ये बदनाम करने की साजिश की जा रही है बीच के कुछ अधिकारियों के द्वारा। हम कोई अल्लाह दीन का चिराग नहीं मांग रहे हैं, जी। अपने ओवर टाइम का समझौता मांग रहे हैं और अपनी ही सैलरी से कटा हुआ ग्रेजुएटी का पैसा मांग रहे हैं। आखिर क्या वह पैसा हमारा नहीं है? हमारा उस पर अधिकार नहीं है? मुख्यमंत्री जी अगर सही हैं और यहाँ के अधिकारी सही हैं तो एक तरफ यूनियन को बैठा दे, एक तरफ कंपनी को बैठा दे, अभी दूध का दूध पानी का पानी अब हो जाएगा। ये कंपनी इतनी भ्रष्ट है, अपने गेट पे बाउंसर लगा देती है, कर्मचारियों को घुसने नहीं देती है। आप किसी गाड़ी का जाके सर्वे कर लीजिए, एक भी एम्बुलेंस में आपको एम्बुलेंस का कागज नहीं मिलेगा। परिवहन विभाग के अधिकारी जाएं और एम्बुलेंस का चेक करें तो एक भी एम्बुलेंस में एम्बुलेंस के कागज नहीं है। नहीं तो ये तो कर्मचारी भाई, ये तो सर कोई बात नहीं। अभी हम एक नगर निगम की एक गाड़ी को देख के आ रहे हैं, उस गाड़ी पे नंबर प्लेट तक नहीं है। तो ये तो सरकार की अपनी एक व्यवस्था है, उनकी गाड़ियों पे नहीं रहेगा तो चलेगा। प्राइवेट वाहन अगर आप लेके निकलते हैं, अगर एक नंबर उसमें से मिस है, 4 लिखा होता है, अगर एक भी मिस है तो आपके ऊपर चालान हो सकता है। ये तो आम पब्लिक के लिए, सरकार पे लागू थोड़ी होता है ये सब। हम कह रहे हैं अगर गाड़ी सरकार की है और नंबर सरकार का है तो क्या ये कर्मचारी सरकारी नहीं हो सकते? काम तो ये भी सरकारी कर रहे हैं। सरकार इनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाती? सरकार को इनकी भी तो जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अगर इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो इनकी बात सुनने के लिए कौन बनाया गया है? श्रम विभाग के कहने पे कंपनी नहीं आती। आखिर ये कर्मचारी अपना दर्द सुनाए किसको? बड़ी मीडिया देख रहे हैं कितनी बड़ी दलाल हो गई है। कोई भी बड़ी मीडिया, आज 1 हफ्ते से हम बैठे हैं यहाँ, ना आज तक आया ना ABP आया। इतने बड़े बड़े इन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? नहीं तो मीडिया को आप अगर इस तरीके से कह रहे हैं तो इस पे हम आपके साथ नहीं होंगे, क्योंकि देखिए हो सकता है कहीं ना कहीं उन तक ये बातें ना पहुंच रही हों, ये भी हो सकता है। हम अपनी बात कह सकते हैं, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल आपकी बात सही है। हम अपनी बात सिर्फ कहना चाहते हैं। हम ये जानते हैं कि ना तो कोई छोटी मीडिया होती है और ना कोई बड़ी होती है। आप में भी सारे लोग बराबर हैं, ऐसे ही मीडिया भी है। कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हर लोग आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि इनकी बातें मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचे और उसका निवारण भी हो। जैसे कि हमको दिखाई पड़ा भाई साहब पूरा PPE किट पहन के बैठ गए हैं। ये ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आ गया, इसके लिए पहले में तैयारी है का? पहले तैयारी है, खरीद के लाए हैं बचने के लिए सरकार के। अच्छा, अपने बचने के लिए? जी सर। तो सरकार तो बांट रही थी, सुन रहे हैं। सरकार ने PPE किट पहले कोरोना में नहीं दिया था और सैलरी भी नहीं दे रही, तो PPE किट कहाँ से मिल जाएगी? नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया। अच्छा, तो कहाँ से लिए हैं? ये मेडिकल स्टोर से खरीद के लाए हैं। अच्छा, मेडिकल स्टोर से ये PPE किट पहन के पहले बैठ गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट नया आ गया है, खतरा जबरदस्त सुनाई पड़ रहा है और ये भी सुनने में आ रहा है कि फरवरी में इसका पीक पॉइंट भी होगा। सरकार पे भरोसा नहीं बिल्कुल है। हम एम्बुलेंस कर्मचारी कोरोना योद्धा थे, हमने जनता को बचाया। सरकार के भरोसे रहते कि जब हमको PPE किट दोगे तब हम जाएंगे, जनता मर जाती, हम भी मर जाते साथ में। तो तब तो कह रहे हैं आप नहीं पहने थे? नहीं पहने, बगैर पहने लड़े, हिम्मत जुटा के। अच्छा, जैसे तैसे लड़े, सभी कर्मचारियों ने सहयोग दिया। 9 कर्मचारी शहीद हो गए कोरोना काल में, लेकिन आज बेरोजगार भी हो गए। नहीं तो जो नींव की ईंट होती है वो दिखाई नहीं पड़ती है। आप इसको बखूबी जानते होंगे। जो ईंटें नींव में लगाई जाती हैं वो दिखाई नहीं पड़ती हैं, और जो बिल्डिंग होती है उसी नींव पे खड़ी होती है। तो बिल्डिंग नींव पे खड़ी, तो कहीं ना कहीं आप कहीं नींव तो नहीं है। हम नींव हैं, और लेकिन नींव से हमको निकाला जा रहा है, बाहर फेंका जा रहा है। तो बिल्डिंग गिराने की कोशिश हो रही है। बिल्डिंग गिराने की कोशिश हो रही है। पूरा जीविका कंपनी पूरा यही काम कर रही है कि सरकार गिरे, हम लोगों को बाहर मैदान में छोड़ दिया। अगर मुख्यमंत्री का नाम लेके अगर ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है आपको निकालने के लिए, तो हमको तो नहीं लगता मुख्यमंत्री ने कहा होगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री का नाम कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा तो उनकी छवि पे या बट्टा लगाने की कोशिश हो रही है। ये जीविका कंपनी में TVS रेड्डी और लिंगराज आए हैं, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर कमान संभाली है एम्बुलेंस की, तब से इन लोगों ने सरकार के विरोध में हम लोगों को लड़ाने का काम किया है। हमारे श्रम विभाग समझौते होते हैं, लिखित में हो जाते हैं, उसके बाद कोई लागू नहीं होते हैं। क्यों नहीं लागू होते हैं? क्यों कर्मचारी ये बार बार धरना देते हैं? एक ही सवाल, एक ही मांग, हमारा 8 घंटा ड्यूटी का 4 घंटा ओवर टाइम का पैसा दे दें, फर्जी केस दबाव बंद कर दें। 2 चीज़ों के लिए हम 23 सितंबर से आज तक लड़ रहे हैं और अभी तक 2 ही काम नहीं हुए हैं। चलिए, धन्यवाद। तो आपने देखा, हमने इनकी बातों को सुना और समझा। समस्याएं दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही हैं। लोग अपनी मांगों को कहाँ रखें, किससे कहें, हमको लगता है आज तक कोई आया भी नहीं होगा।
क्या किसी ने ज्ञापन लिया आपका? नहीं, हम गेट तक जाते हैं तो आप पुलिस वाले तुरंत बैरिकेड, अगर हम गेट तक जाते हैं पुलिस वाले तुरंत बैरिकेडिंग लगा देते हैं कि यहीं अंदर ही रहोगे, बाहर नहीं जाओगे। आपने बिल्कुल हम कहते हैं 420 मुकदमे दर्ज है, उनको भी बुला लो तो कहते हैं उनकी बात नहीं करेंगे, अभी आदेशित नहीं। आप तमाम बातें रखी, सरकार को कहीं ना कहीं सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुन रही है तो 2022 का चुनाव भी करीब में है। अगर 9000 लोग बेरोजगार हैं तो जाहिर सी बात है लाखों का वोट इनके पास है। ये वोट अगर किसी भी पार्टी की तरफ जाता है तो उस पार्टी का अगर न्याय एक नहीं होगा भैया, भविष्य तय करने की क्षमता है इनमें। क्या कह रहे हैं? अगर न्याय नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कमीशन को हम पूरे 9000 एम्बुलेंस कर्मचारी सह परिवार इच्छा मृत्यु का पत्र लिखेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को इच्छा मृत्यु का पत्र लिखेंगे। न्याय नहीं दे सकते तो मौत दे दो सह परिवार, वो मंजूर है। और इलेक्शन का भी हम विरोध करेंगे, नोटा दबाएंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, सबसे विश्वास हो। आपने देखा कि स्थितियां यहाँ तक पहुँच गई हैं, लोग इच्छा मित्र की चाह रख रहे हैं कि कम से कम ना हमको रोजगार दिया जाए तो मृत्यु ही दे दी जाए। कितना परेशान है आम जनमानस अपनी समस्याओं को लेके। अरे कम से कम नई नौकरी नहीं दे सकती तो जिनकी है उनकी तो मत ले लो। क्यों ऐसा किया जा रहा है? सरकार क्यों ऐसा कर रही है? एक ना एक दिन जरूर सोचना पड़ेगा। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।